गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू वीसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। ओके, इसको कुछ थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं और वापस से करते हैं। गुड मॉर्निंग। आज है हमारा लेक्चर नंबर टू। लेक्चर नंबर वन में हमने कुछ बेसिक से रिलेटेड कुछ बात करी। बेसिक से रिलेटेड क्या बात करी थी हमने बात करी थी एक तो रेट्स ऑफ इनकम टैक्स के बारे में लेक्चर नंबर वन में, और उसके बाद अपन ने बात करी थी कुछ अथॉरिटी से रिलेटेड। ओके, आज हम मेनली हमारे चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है असेसमेंट। अब मैं कुछ बेसिक्स बता दूं। सबसे पहले तो आपने आईपीसीसी में पढ़ा होगा कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। ऑब्वियसली 5 हेड्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है सैलरी हेड, उसके बाद होता है हाउस प्रॉपर्टी हेड, उसके बाद होता है पीजीबीपी, देन कैपिटल गेन, एंड देन जो बात आती है वो आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, अब आपने आपके ऑफिस में सुना होगा कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। इन हेड्स को अपन ध्यान में रखते हुए अपना रिटर्न ऑफ इनकम बनाते हैं, ROI जिसको बोलते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम बनाते हैं। अब रिटर्न ऑफ इनकम हुआ, अब इसके बाद क्या होता है? रिटर्न फाइल कर दिया हमने, फिर रिटर्न प्रोसेस होगा। अब प्रोसेस के बाद एक शब्द आता है अपने पास असेसमेंट का। असेसमेंट होता है, क्या होता है? असेसमेंट होता है। अब मैं जो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो असेसमेंट ही रहेगा। ठीक है, अब असेसमेंट की बात आती है तो एक शब्द आपने और सुना होगा। क्या शब्द? एक शब्द आपने सुना होगा स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? स्क्रूटनी के केसेस हैंडल करोगे आपने ऑफिस में। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? स्क्रूटनी का मतलब होता है कि डिटेल में चेक करना। डिटेल में चेक करना मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो रिकॉर्ड्स मंगाता है एसएससी का, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह दूसरी चीज़ें मंगाता है, और उसके बाद फिर सब चीज़ डिटेल में इन्वेस्टिगेट करता है, चेक करता है कि कुछ इनकम ऐसी तो नहीं जो कि एसएससी ने बताई नहीं है। क्या रीज़न होता है स्क्रूटनी आने के? सबसे पहला, डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ये मतलब ये सिर्फ रिमाइंडर्स टाइप होते हैं जो कि आपको मैसेज आता है। ठीक है, रिमाइंडर्स, इसको मतलब मैं ऐसा रीज़न नहीं बोलूँगा स्क्रूटनी का, पर फिर भी। उसके बाद फिर अभी जो मेन रीज़न चल रहा है कि टीडीएस का जो क्लेम है, टीडीएस क्लेम नॉट मैच्ड विद 26 ईयर्स फॉर्म। अगर आपका 26 ईयर्स में कुछ ऐसी इनकम रह जाती है, 26 ईयर्स मतलब क्या होता है? 26 ईयर्स का मतलब होता है अपनी जहाँ पे टीडीएस जो भी अपना डिडक्ट हुआ है एसएससी का वो दिखता है। तो अगर टीडीएस क्लेम कुछ 26 ईयर्स से मैच नहीं हो रहा है तो वो चीज़ के कारण आपका नोटिस आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सर्टन इनकम्स। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज़ सुनी होगी, एक है ना, एक फॉर्म होता है SFTRA करके जो कि बैंक्स रिपोर्ट कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स ने आपको इंटरेस्ट पे करा, बैंक्स ने आपको क्या करा? इंटरेस्ट पे करा FD पे, तो बैंक्स को रिपोर्ट करना होता है हर साल के। मतलब क्या कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स वगैरह तो नहीं है, कुछ इनकम तो आप नहीं दे रहे। तो अगर आपने कुछ इनकम, ऐसी कुछ इनकम जो कि सामने वाले ने रिपोर्ट कर दी पर आपने रिपोर्ट नहीं करी, फॉर एग्जांपल जो कि बैंक रिपोर्ट करती है, तो उस कारण आपका आ सकता है। ये SFTRA से रिलेटेड एक चीज़ होती है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। जैसे आपने सेविंग में क्या करा कि 10 लाख से ऊपर ज़्यादा डिपॉजिट कर दिए। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी एक नया आया है। ऐसा करके अगर आपने कुछ कर दिए तो उस कारण आपका नोटिस आ सकता है। नेक्स्ट चीज़ होती है एक लिमिटेड स्क्रूटनी वाली चीज़ होती है। लिमिटेड स्क्रूटनी, इनकम टैक्स ने एक सॉफ्टवेयर लगाया है, CASS बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिलेक्शन, जिसमें क्या होता है कि वार्ड के 1% या 3% असेसीज को, वार्ड के 1% या 3% के मतलब टॉप असेसीज को, जो बड़े असेसीज है उनको सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करके कुछ ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन क्राइटेरिया सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली नोटिस भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे भेजे जाते हैं नोटिस, मतलब किस बेस पे भेजे जाते हैं नोटिस? कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं आपको। जैसे कि किसी में कुछ एडिशंस वगैरह हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स में कुछ एडिशंस हुए थे, प्रीवियस ईयर में सर्वे हुआ था, ठीक है,
उसके बाद फिर आप कोई ऐसा असेसिए जो कि 12 AA या फिर 1023 का 10 सबसेक्शन 23, 12 AA मतलब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, 1023 मतलब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का कोई डिडक्शन क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है स्क्रूटनी में आने के लिए, मतलब एक बेसिक आइडिया लग जाए आपको स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब स्क्रूटनी करना है भैया, स्क्रूटनी करना है, तो अब स्टार्ट कहाँ से होती चीज़ें कि सबसे पहले अगर असेसिंग ऑफिसर को स्क्रूटनी करना है, जिससे असेसिंग ऑफिसर है, ओके असेसिंग ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर को स्क्रूटनी करना है, तो अब उसे कुछ ना कुछ इनकम टैक्स रिटर्न तो क्या होता है, एक फॉर्म होता है, सिर्फ एक नॉर्मल फॉर्म होता है, उसमें मतलब प्री स्पेसिफाइड डिटेल्स रहती हैं। अब जैसे इसके अलावा डिटेल में जाना तो असेसिंग ऑफिसर को क्या चाहिए, असेसिंग ऑफिसर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए। क्या चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मंगाए, ऐसे बोल के डायरेक्ट फ़ोन लगा के तो मंगा नहीं सकता, तो इसके लिए एक सेक्शन दे के रखा है। एक सेक्शन होता है सेक्शन 142, सेक्शन 142 दे के रखा है। ठीक है, सेक्शन 142 में क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर अदर रिकॉर्ड्स मंगवाने की पावर होती है इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास। ठीक है, कि मतलब सेक्शन 142 में एक नोटिस भेज के असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, असेसिंग ऑफिसर बोल सकता है कि आप इसके अगेंस्ट, जैसे उसे कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमने कुछ स्पेसिफाइड चीज़ डिक्लेयर कर मतलब पकड़ी है आपकी, तो आप इससे रिलेटेड कुछ रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करें या फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें या इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करें। तो इसमें 3 चीज़ें होती है। सबसे पहला क्या, सबसे पहला पॉइंट होता है कि असेसिंग ऑफिसर बोल सकता है कि फाइल करें आप रिटर्न ऑफ इनकम, ROI मतलब रिटर्न ऑफ इनकम, खुद का या फिर दूसरे का भी बोल सकता है। और दूसरे का कैसा कि मतलब आप किसी के रिप्रेजेंटेटिव असेसी हो। ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 ये है, आप लिखते जाएं, चार्ट्स बनाते जाएं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने का बोल सकता है जी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ कुछ इंफॉर्मेशन देने का बोल सकता है, टू गिव इंफॉर्मेशन। ये 3 चीज़ें होती है बस। तीन चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब इसका भैया टाइम लिमिट दे के रखा है, बट ऑब्वियस टाइम क्या है, टाइम लिमिट जो है, टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1) और बिफोर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, इसमें यही टाइम स्पेसिफाइड है। 139(1) का मतलब क्या होता है, 139(1) मतलब जिसमें रिटर्न ऑफ इनकम नॉर्मली अपन फाइल करते हैं, उसको बोलते हैं 139(1), जो कि अपन एक चैप्टर है आगे पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, मतलब नॉर्मल जिसमें अपन रिटर्न फाइल करते हैं उसको बोलते हैं 139(1). 139(1) मतलब रिटर्न का टाइम दे रखा हो या फिर रिलेवेंट असेसमेंट ईयर का कुछ टाइम दे रखा हो। ठीक है, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें। डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने इसकी टाइम लिमिट क्या है, डॉक्यूमेंट्स मतलब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं, डॉक्यूमेंट्स सिर्फ लास्ट 3 प्रीवियस ईयर के मंगा सकता है, डॉक्यूमेंट्स अप टू लास्ट 3 प्रीवियस ईयर्स। ओनली लास्ट 3 प्रीवियस ईयर्स ओनली, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट ये है कि जेसी की अप्रूवल लगेगी, जॉइंट कमिश्नर की अप्रूवल लगेगी इफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, which are not included in books of accounts,
मेरे हिसाब से तो आपको लिखना उसी लैंग्वेज में चाहिए। मैं इंग्लिश यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी, लिखना उसी लैंग्वेज में चाहिए जिसमें आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। असेट्स और लाइबिलिटीज़ जिसकी इंफॉर्मेशन जो है वो बुक्स में इंक्लूड नहीं है, ऐसा। तो ये हुआ हमारा एक सेक्शन, सेक्शन नंबर 142। अब लिख लें, ये एक पॉइंट है, उसके बाद फिर ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर ख़त्म होता है एक सेक्शन। उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ है कि भैया असेसिंग ऑफिसर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मंगा लिए, अब उसे समझ ही नहीं आ रहा है, अब उसे समझ ही नहीं आ रही बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो उसके लिए एक सेक्शन हुआ कि भैया कुछ आउटसाइड हेल्प लेने के लिए वो ऑडिटर का सहारा ले सकता है, ठीक है। ऑडिटर मतलब किसी चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह का सहारा ले सकता है, ठीक है। तो उसके लिए एक ऑडिट का भी सेक्शन है, ऑडिट अंडर सेक्शन 142। अब सेक्शन में क्या क्या देखे रखा है, सेक्शन में बेसिस देके रखें कि यही बेसिस होंगे जिसके कारण आप ऑडिट के लिए बोल सकते हैं। क्या बेसिस होंगे ये आपको याद करना पड़ेंगे। सबसे पहला नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी पॉइंट नंबर 1, मतलब उस नेचर के हैं अकाउंट्स। पॉइंट नंबर 2 वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स, वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ कि आप देखें कि मतलब दिन के 5000 ट्रांजेक्शन है, फॉर एग्जांपल अमेजन का ऑडिट है, ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइज नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि समझ ही नहीं आ रहा है, तो भैया आउटसाइड हेल्प ले लेंगे। स्पेशलाइज नेचर ऑफ अकाउंट्स, असेसिंग ऑफिसर को डाउट है, डाउट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स। और नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। ये 5 चीज़ होती हैं, देखिए ये 5 चीज़ होती हैं, नेचर, वॉल्यूम, स्पेशलाइज नेचर के अकाउंट्स है, डाउट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स और मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ये 5 कारणों के से लेकर, है ना। अब विद अप्रूवल और अप्रूवल लेके, विद अप्रूवल असेसिंग ऑफिसर जो है वो ऑडिट के लिए बोल सकता है, ठीक है। असेसिंग ऑफिसर जो है वो ऑडिट के लिए बोल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कि ऑडिटर जो है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर जो है, ऑडिटर कौन नॉमिनेट करेगा, ऑडिटर नॉमिनेटेड बाय सीनियर्स, प्रिंसिपल चीफ सीआईटी, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, मतलब कमिश्नर लोग अपॉइंट कर लेते हैं, अपन तो सीनियर्स ध्यान रखेंगे, अपने को इतना सब ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सीनियर्स अपॉइंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद भैया अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड असेसी को देना पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड क्या होता है कि मतलब असेसी को बोलना पड़ेगा कि भैया आप बता दीजिए कि हम क्यों ऑडिट के डायरेक्शंस क्यों ना दें। ऐसा क्या होता है कि सिविल कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके, मतलब इनकम टैक्स में अगर गुनहगार है तो कोई मतलब सिविल कॉन्सिक्वेंस होंगे ना उसके, हर चीज़ के, ऐसा। तो इसके लिए क्या रहता है कि अब नेशनल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस भी है कि सामने वाले को एक बार सुनने का मौका तो दो, इसलिए फिर उसको असेसी को भी एक बार अपने को सुनना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या आएगा अपना, थर्ड पॉइंट आएगा अपना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू असेसी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, अगर ऑडिट हो भी गया है तो भी आपको ऑडिट करवाना है, ठीक है। इवन व्हेन ऑडिट ऑलरेडी डन, अंडर एनी एक्ट, ठीक है। उसके बाद टाइम लिमिट, भैया असेसमेंट में टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो टाइम लिमिट क्या, टाइम लिमिट जो है नॉट एक्सीडिंग 180 डेज, टाइम लिमिट जो है वो आएगा नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। टाइम कब से देखेंगे,
टाइम जब से देखेंगे जब से एओ का डायरेक्शन जो है वो असेसी को रिसीव हुआ, मतलब एओ ने जब डायरेक्शन दिया और जब वो असेसी को रिसीव हो गया। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन देख के और लिफाफा फोल्ड करके अपने जेब में रख लिया, नहीं, जब उसको रिसीव हो गया तब से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सपेंसेस जो है, मतलब एक्सपेंसेस अब सीए जाएगा ऑडिट करेगा तो एक्सपेंसेस ऑडिट फीस तो देना पड़ेगी। तो एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस मतलब ऑडिट फीस डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेंगे सीनियर्स जिन्होंने अपॉइंट करा है। और पे कौन करेगी? पेड बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती भैया, ठीक है। जनरली क्या होता है, मतलब इसमें अपन जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग हैं तो उसमें क्या रहता है कि पर आवर के बेसिस पे बिलिंग होती है, पर आवर के बेसिस पे। हाँ, मैक्सिमम कितना होता है? 7,500 रुपये मैक्सिमम, ठीक है। अब ये भी बात कर लेते हैं कि अगर नहीं करा, कोई असेसी अड़ीबाजी कर रहा है, नहीं करूँगा मैं तो नहीं करूँगा, आपको जो करना बोलो, ठीक है। फिर अगर इस सेक्शन में फेलियर होता है, फेलियर टू गेट ऑडिट डन, तो क्या रहेगा? बेस्ट जजमेंट करवा लेंगे, बेस्ट जजमेंट अंडर सेक्शन 144, ठीक है। ये हुआ हमारा सेक्शन नंबर 142। अब चाहे तो इसे लिख ले, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। मैं तो बोलता हूँ लिखते ही चलें, मैं शॉर्ट में लिखवाते चलूँगा आपको। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा सेक्शन नंबर 142 का ऑडिट वाला सेक्शन, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। आगे जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 142A। जैसे हम ऑडिट के लिए डायरेक्शंस दे सकते हैं, वैसे सपोज़ करें कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका हमें वैल्यूएशन चाहिए। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि असेसी जैसा करते थे कि जो भी अपना ब्लैक का पैसा है वो क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन में लगा दिया। अब देखिए, सपोज़ करिए कि किसी के घर में लिफ्ट लगी है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब पूरा घर बन गया और बाहर से 1 करोड़ की लिफ्ट मंगा ली और लिफ्ट लगा ली। 1 करोड़ की तो लिफ्ट ही है बस, जबकि आपने बुक्स में दिखा के रखा कि 10 लाख का घर है, पर 1 करोड़ की उसमें लिफ्ट लगी है, ऐसा होता था। अब असेसिंग ऑफिसर को क्या पता, इसलिए सेक्शन लाए कि रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, मतलब उस चीज़ का हम वैल्यूएशन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर का सेक्शन, ठीक है। अब अपन रेफरेंस किस चीज़ का रेफरेंस दे सकते हैं? रेफरेंस दे सकते हैं अपन असेट, कोई सी भी असेट का। प्रॉपर्टी के लिए रेफरेंस दे सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए रेफरेंस दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। 3 चीज़ों का रेफरेंस दे सकते हैं। अब इसमें मतलब ऐसा रहता है कि आपने डीवीओ को रेफर कर भी दिया, ठीक है, पर मतलब क्या है कि रेफरेंस किसी भी हाल में इन एनी केस दिया जा सकता है, ठीक है। 3 चीज़ों का, किन चीज़ों का? असेट का दिया जा सकता है, प्रॉपर्टी का दिया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट का दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कि वैल्यू जो निकलेगी, उसकी वैल्यू जो निकलेगी वो किस बेसिस पे निकलेगी? वैल्यू निकलेगी आप, अब ये भी मतलब एक तरह का चेकिंग ही हुआ। आप जो अपना मेन असेसिंग ऑफिसर जो है, मतलब जो अपना केस देख रहा है, वो रेफरेंस देता है वैल्यूएशन ऑफिसर को। वैल्यूएशन ऑफिसर फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, वैल्यूएशन ऑफिसर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, उसके बेसिस पर फिर एविडेंस वगैरह गैदर करके फिर वैल्यूएशन निकालता है। ऐसा नहीं कि उसको लग रहा है कि नहीं 1 करोड़ की लिफ्ट होगी तो ऐसा कर दिया, नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। हर चीज़ डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के बेसिस पर ही होती है, सब चीज़ रैशनल होती है, ठीक है। तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? वैल्यू एस्टीमेट करेगा। वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा? वैल्यू एस्टीमेट की जाएगी, वैल्यू एस्टीमेटेड किस बेसिस पर? बेसिस क्या रहेगा? बेसिस रहेगा डॉक्यूमेंट्स जो कि प्रोड्यूस किए गए, प्लस एविडेंस गैदर्ड, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, मतलब असेसी का हित तो अफेक्ट हो ही रहा है, तो कब? एंड मतलब ऐसा है कि अब आपने बोल दिया लिफ्ट 1 करोड़ की थी, है ना।
आपने बिल्स वगैरह देखे, आपके हिसाब से 1.5 करोड़ का होना चाहिए, तो ऐसा नहीं, आपके हिसाब से आपको एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना ही पड़ेगी। तो आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, मतलब क्या ज़रूरी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। अगर एसएससी कोऑपरेट नहीं करता यहाँ पे तो क्या होगा, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए। तो अगर एसएससी ने कोऑपरेट नहीं करा तो क्या होगा, अगर एसएससी ने कोऑपरेट नहीं करा तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दे सकते हो। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी डन अगर इफ़ डू नॉट कोऑपरेट, अगर एसएससी कोऑपरेट नहीं करता तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दीजिए, मतलब आपको जो ठीक लगता है रेशनल बेसिस पे वो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, टाइम क्या रहेगा। असेसमेंट चैप्टर में टाइम लिमिट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, मतलब टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो एओ असेसिंग ऑफिसर प्लस असेसी, टाइम क्या रहेगा, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस इज मेड। क्या टाइम है, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ in which reference is made, ठीक है। ये हुआ हमारा एक और सेक्शन, सिर्फ इतना ही है, आप इतना ही पढ़ें मेरे हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। अगली बात जो हमारी आती है वो आती है सेक्शन 142B से रिलेटेड। एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 142B, फेसलेस इंक्वायरी एंड वैल्यूएशन। फेसलेस इंक्वायरी एंड वैल्यूएशन एक्चुअली क्या, आपने भी चर्चे, आप ऑफिस जाते हैं, आपने भी चर्चा सुनोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि पैसा लेना देना बहुत चलता था। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, पैसा लेना देना वाली चीज़ को रोकने के लिए अब क्या हुआ, एसएससी गया और बस क्या है अपना टीका लगाया, प्रसाद दिया और बस हो गया असेसमेंट। वैसा सिस्टम चलता था भैया पहले। उसके बाद दूसरी चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें तो सपोज़ करें बॉम्बे है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस है बॉम्बे में बहुत बड़े बड़े बिजनेस है। और सपोज़ करो एक और कोई सा आसपास का कोई सा छोटा सा गांव है, फॉर एग्जांपल जलगांव, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ भी है, पर यहाँ के जो असेसिंग ऑफिसर्स है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे और यहाँ के मक्खियाँ मारते थे। तो इनकम टैक्स जो ये फेसलेस इंक्वायरी वाली चीज़ लाए, फेसलेस इंक्वायरी और फेसलेस असेसमेंट वाली चीज़ लाए हैं, तो उसमें मतलब ऐसा रहता है कि क्या करते हैं ये लोग कि हर जगह के असेसिंग ऑफिसर्स को, मतलब ऐसा है कि काम, जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे का कोई भी असेसमेंट है वो जलगांव वाला असेसी भी बैठ के, असेसिंग ऑफिसर भी बैठ के करवा सकता है, मतलब कर सकता है। ऐसा उन्होंने सिस्टम लिया, हर चीज़ ऑनलाइन होगी, हर चीज़ ऑनलाइन होगी ऐसा। अब एक बात देख लेते क्या है ये स्कीम बना सकते हैं। इसमें क्या है, ये आया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2020, ठीक है। किस चीज़ के लिए स्कीम बना सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कैन मेक स्कीम फॉर पॉइंट नंबर 1 इशूइंग नोटिस। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 142(1) में। उसके बाद फिर सीकिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मांगना, तो 142(2) में ऑडिट के लिए बोल सकते हैं, स्कीम बना सकते हैं ऑडिट के लिए। सेक्शन कौन सा इसका, 142(2)A है ना। उसके बाद फिर वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस के लिए एक स्कीम बना सकता है, सेक्शन 142A, ठीक है। इन सब के लिए स्कीम बनाई जा सकती है, ठीक है।
क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि भैया जो भी प्रसाद लेना देना चल रहा है, टीका लगा के, चूना लगा के प्रसाद लेना देना जो चल रहा है ऑफिसर्स और असेसीज के बीच का, वो रुक जाए। तो मतलब क्या, असेसीज और ऑफिसर्स के बीच के इंटरफेस को रिमूव करना। तो लिखिए, रिमूव इंटरफेस बिटवीन ऑफिसर्स and assessees to the extent technically feasible, जितना टेक्निकली फिजिबल हो पाए। अब जैसा ऐसा रहता है कि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ होती है तो ठीक है, पर जितना हो सके इंटरफेस हटाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि जलगांव में बैठे मक्खी मार रहे इनकम टैक्स ऑफिसर्स का अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। तो ये होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद आता है इंट्रोड्यूसिंग टीम बेस्ड वर्किंग विद डायनामिक जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑफिसर कहीं का भी बैठ के असेसमेंट कर पाएगा और असेसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने लिख लिया होगा, लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसकी और भी मतलब इसकी प्रोसेस देके रखी जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़ लेंगे उसको। वो सिर्फ प्रोसेस है, पर मेन मोटा मोटा जो सेक्शन है वो यही है। ये अमेंडमेंट है, अपन अच्छे से पढ़ेंगे इसको, पर थोड़ा सा आगे। अभी जो ऐसा अपन सीधे सीधे कर सकते हैं वो कर लें। मेरा पर्पज़ सिर्फ ये है कि आपका जितना जल्दी से जल्दी हो सके सब पूरा कवरेज मैं करवा दूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन नंबर 143 असेसमेंट। कौन सा असेसमेंट? नॉर्मल इंटीमेशन का सेक्शन होता है, जैसे सेक्शन नंबर 143(1). तो 143 सब सेक्शन 1 क्या होता है? समरी असेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं। समरी असेसमेंट का मतलब क्या होता है? समरी असेसमेंट का मतलब होता है, देखिए कि जैसे हम जब रिटर्न फाइल करते हैं तो एक इंटीमेशन करके आता है सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन, जिसमें सॉफ्टवेयर कंपेयर करता है चीज़ें। तो उसके लिए एक सेक्शन है ऑब्वियसली, मतलब ऐसे मन से तो कुछ लगा ही नहीं है। सॉफ्टवेयर जो स्कैन करके जो कंपैरिजन करके भेजता है वो। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करा, ROI आपने फाइल करा, ROI फाइल्ड, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है भैया, दो चीज़ें हो सकती हैं मेनली, क्या तो टैक्स ड्यू है या फिर रिफंड है। इन दोनों केसेस में आपको इंटीमेशन भेजना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर रिफंड है तो आपको ग्रांट कर दिया जाएगा, ग्रांटेड। अगर टैक्स ड्यू है तो क्या है कि इसमें इंटीमेशन जो रहेगा आपका, जो कागज़ आएगा आपका, इंटीमेशन नॉट इंटीमेटेड, इंटीमेशन टू बी deemed as डिमांड नोटिस, ठीक है। इंटीमेशन को डिमांड नोटिस मान लिया जाएगा। अब ऐसा इसलिए होता था कि पहले ऐसा रहता था कि एक्चुअली क्या होता है कि सेक्शन 156 करके एक होता है, उसमें ऐसा रहता है कि आपको कोई से भी नोटिस के साथ, कोई से भी असेसमेंट ऑर्डर के साथ आपको डिमांड का एक वो कंप्यूटेशन होता है, वो भेजना ज़रूरी होता है। तो इसमें इंटीमेशन में जाता नहीं था, तो बस अपने आके इंडिया के जो समझदार असेसेस हैं उन्होंने कोर्ट में केसेस करना चालू कर दिया, जीत भी गया। तो उस सेक्शन को कि इंटीमेशन के साथ डिमांड नोटिस नहीं आता तो मतलब टैक्स पेबल ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट ने बोल दिया कि वो डीम्ड नोटिस ऑफ डिमांड मान लिया जाएगा, ठीक है।
तो अगर टैक्स ड्यू है तो इंटीमेशन टू बी डीम्ड एज डिमांड नोटिस और आपको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, ठीक है। अब 143(1) में क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, 143(1) में क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं। तो एडजस्टमेंट्स की एक लिस्ट दे के रखिए, एडजस्टमेंट्स की क्या लिस्ट दे के रखिए। सबसे पहला अर्थमेटिकल एरर ठीक हो सकता है, अर्थमेटिकल एरर ठीक हो सकते हैं। पहले क्या होता था कि जैसे अर्थमेटिकल एरर कैसे ठीक होते थे कि रिटर्न ऑफ इनकम आपने फाइल करा, असेसमेंट जब होगा तभी अर्थमेटिकल एरर ठीक होंगे। पर अब ऐसा नहीं होता, आप सॉफ्टवेयर ही अर्थमेटिकल एरर ऐसे छोटे मोटे क्लेम जो होगा तो सॉफ्टवेयर ही बाहर कर देता है, ठीक। अर्थमेटिकल एरर हो गया। नेक्स्ट होता है इनकरेक्ट क्लेम। अगर एपरेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकरेक्ट क्लेम अगर एपरेंट है तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक रिटर्न ऑफ इनकम भरा हो, तो आजकल तो वैसा नहीं होता शायद, पर ऐसा रहता है कि अगर 80G की लिमिट है, फॉर एग्जांपल 80G का आपका डिडक्शन है, ठीक है, और उसमें आपने पैन नंबर नहीं डाला है, पैन नंबर डालना मैंडेटरी होता है, पर अगर आपने 80G में पैन नंबर नहीं डाला तो आपको डिडक्शन नहीं मिलता ऐसा। तो उस केस में सॉफ्टवेयर ही बाहर कर देगा। अब जैसे एक डिडक्शन है उसको 2 शेड्यूल में डालना है, दोनों शेड्यूल में आपने अलग अलग डाला है, ठीक है, पर वो जैसे जैसे रिटर्न फाइल हो गया तो एक शेड्यूल का डाटा दूसरे शेड्यूल से मैच नहीं कर रहा है, फिर कुछ चीज़ें ऐसी टेक्निकली हो रही है जो कि सामने सामने दिख रही है, तो उस केस में आपका ये जो भी रिटर्न है वो सॉफ्टवेयर ही बाहर करके आपको डिमांड नोटिस भेज देगा, ठीक है। उसके बाद जो बात आती है वो आती है डिसअलायंस ऑफ लॉस। अगर रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट के बाद है तो, ठीक है। नेक्स्ट डिसअलायंस ऑफ डिडक्शन। अंडर सेक्शन 10AA 80 आई है क्या सर? अगर मतलब ऐसा है कि आपको डिडक्शन लेना है, अगर आपको डिडक्शन लेना है तो देखिए आपको रिटर्न जो है वो टाइमली फाइल करना पड़ेगा। अगर नहीं करा टाइमली फाइल तो डिडक्शन मिलता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है, पहले क्या होता था, पहले ऐसा नहीं होता था कि जैसे आपने 3CD ऑडिट रिपोर्ट आपकी कुछ फाइल करी, उसमें ऑडिटर ने कुछ डिडक्शन डाले। पहले ऐसा होता था कि मैचिंग नहीं होती थी, मतलब जैसे आपने 3CD कुछ फाइल करी, 3CD टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कुछ फाइल करी, वो अलग फाइल कर दी और रिटर्न ऑफ इनकम अलग फाइल कर दिया। पहले ऐसा मैचिंग का कंसेप्ट नहीं था। ये चीज़ें आई हैं फाइनेंस एक्ट 16 से, जिसमें उन्होंने बोला है कि 3CD में अगर ऑडिटर ने कुछ लिखा है तो वही चीज़ रिटर्न ऑफ इनकम में होना चाहिए। अगर ये दोनों मैच नहीं हुए तो सॉफ्टवेयर अभी असेसिंग ऑफिसर की तो बात ही नहीं आई है, सॉफ्टवेयर जो है वही डिमांड नोटिस भेज देगा, वही डिमांड भेज देगा, ठीक है। ऐसा डिसअलायंस ऑफ expenses in audit report। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये आप लिख लें। अगर इन एडजस्टमेंट्स के कारण आप कुछ मतलब ये इन एडजस्टमेंट्स के कारण अगर आप कुछ वो असेसी की इनकम कम ज़्यादा कर रहे हैं, फिर उसका रिफंड काट रहे हैं, कुछ भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो बिफोर एडजस्टमेंट जो है ऑब्वियसली आपको इंटीमेट करना है असेसी को, इंटीमेट
असेसी, असेसी को आपने इंटीमेट कर दिया, ठीक है। अब सपोज करें असेसी का रिप्लाई आया, दो चीज़ें हो सकती हैं, रिप्लाई आया या फिर रिप्लाई नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। अब अगर कुछ रिप्लाई आया तो उसको कंसीडर करना ज़रूरी है, ड्यूली कंसीडर, है ना, रिप्लाई कंसीडर करिए। अगर कोई रिप्लाई नहीं आया, है ना, तो टाइम क्या है, विद इन 30 days ऑफ इशू। कोई रिप्लाई नहीं आया तो एडजस्टमेंट कर लीजिए, डू एडजस्टमेंट, ठीक है। ये आप लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़, जो एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि एडजस्टमेंट करने के बाद, एडजस्टमेंट करके इंग्लिश का यूज़ कर लेंगे अपन, अपने को समझ में आना चाहिए, नोट्स ऐसे बना है मेरे हिसाब से। तो एडजस्टमेंट करके कैसे, क्या, 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल्ड, में आपको एडजस्टमेंट करना है। मतलब क्या टाइम है, 1 year फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ROI वॉज फाइल्ड, मतलब 1 साल के अंदर, ठीक है, 1 साल के अंदर आपको एडजस्टमेंट करना है और इंटीमेट करना है एसएससी को। इंटीमेट करना है एसएससी को, ठीक है, इंटीमेट करना है एसएससी को। इंटीमेशन आपको हर केस में भेजना है। इंटीमेशन कब कब भेजना है आपको, हर केस में भेजना है, लॉस में भी भेजना है। अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं होता है ना इसमें, अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं होता है तो एक्नॉलेजमेंट को ही डीम्ड इंटीमेशन मान लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें आप बोलेंगे कि सर इतना काम करवा, अरे कुछ काम ही नहीं है, सब चीज़ तो सॉफ्टवेयर ही कर रहा है, ऐसा समझ गए, ठीक है। लिख भी लिया, लिख लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं। रिटर्न भी फाइल हो गया भैया, सॉफ्टवेयर ने प्रोसेस भी कर दिया। अब प्रोसेसिंग पे कुछ बात कर लेते हैं। अगला जो सेक्शन आता है वो आता है, एक मिनट, अगला सेक्शन आएगा मैंडेटरी प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, बिफोर issuance of assessment order, ये अगला सेक्शन है। सेक्शन नंबर 143(1)D, ये सेक्शन का नाम है, मतलब नंबर है भैया, मेनली अगर अपन देखें तो ये है सेक्शन का नंबर, ठीक है। अब इसमें मतलब होता क्या था, अब जैसे मैंने आपको बताया ये क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है रिटर्न की। अब इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि रिफ़ंड ग्रांट कर दिया जाता है, रिफ़ंड ग्रांट कर दिया जाता है। अब एक्चुअली ऐसा होता था कि रिटर्न में बहुत सारी गड़बड़ है, ठीक है, बहुत सारे कुछ एसएससीज हैं जिनके रिटर्न में गड़बड़ है। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करा फर्जी गड़बड़ के साथ, पर सॉफ्टवेयर क्या करता था, उनको रिफ़ंड दे देता था। सॉफ्टवेयर क्या करता था, उनको रिफ़ंड दे देता था, रिफ़ंड नहीं देता था, सॉरी, सॉफ्टवेयर से प्रोसेस होके पर असेसमेंट के लिए जाना था। अब जैसे ही असेसमेंट के लिए जाता था तो है ना मतलब असेसिंग ऑफिसर जो है उनका रिफ़ंड रोक लेते थे। पर कुछ बदमाशों के कारण जो एक्चुअल असेसीज है, जेन्युइन असेसीज हैं,
मतलब मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर जो भी असेसमेंट सिलेक्ट करता है, जो भी स्क्रूटनी का रिटर्न सिलेक्ट करता है, वो तो ऐसी ग्रॉस बेसिस पर होते थे, कुछ बदमाश भी होते थे और कुछ अच्छे भी होते थे, ऐसा। तो अच्छे लोगों के साथ गलत हो रहा था कि उनका जो रिटर्न है वो प्रोसेस नहीं हो रहा था, उनका रिफंड सालों तक अटका रहता था, उनका रिफंड जो है वो सालों तक अटका रहता था, सालों तक आता ही नहीं था। तो उनके लिए एक प्रोविज़न डाला गया कि ठीक है, मतलब अच्छे लोगों के कारण बुरे लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है कि कुछ भी हो, इन एनी केस आपका रिटर्न तो प्रोसेस कर ही दिया जाएगा, ठीक है, रिटर्न तो प्रोसेस कर ही दिया जाएगा, ठीक। तो लिखिए प्रोसेसिंग तो नेसेसरी है, प्रोसेसिंग इज नेसेसरी इवन इफ, अगर आपका नोटिस भी आया हुआ तो भी, नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 143(2). 143(2) मतलब स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस। पर एक चीज़ तो देना पड़ेगी भैया, हर पावर, देखिए असेसी तो क्या है, गुंडागर्दी करते हैं, पर कुछ ना कुछ पावर तो असेसिंग ऑफिसर को भी देना पड़ेगी। तो अगर फिर भी उसे कुछ डाउटफुल लगता है, असेसिंग ऑफिसर के पास इतनी पावर छोड़े कि अगर फिर भी कुछ डाउटफुल लगता है तो भाई रीजन रिकॉर्ड कर, ठीक है, और रिफंड होल्ड कर ले, होल्ड द रिफंड। अगर उसे लगता है कि रिफंड दे दिया तो भाग जाएगा, तो रिफंड होल्ड कर लें अप टू असेसमेंट डेट, ठीक है। यह हुआ हमारा सेक्शन 143(1)(d). नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा स्क्रूटनी असेसमेंट का। स्क्रूटनी असेसमेंट का क्या सेक्शन है? सेक्शन नंबर 143(3), ठीक है। असेसिंग ऑफिसर जो है वो नोटिस इशू करता है नोटिस कि हम जाओ भैया एक एक किताब, एक एक चीज़। स्क्रूटनी मतलब क्या होता है? स्क्रूटनी मतलब क्या होता है? स्क्रूटनी मतलब होता है डिटेल्ड चेकिंग करना, डिटेल्ड चेकिंग करना, मतलब एक एक चीज़ चेक होगी, सब चेक करेंगे, सब जो जितना हमको समझ में आया सब चेक करेंगे, जितना हमको चाहिए सब चेक करेंगे। तो असेसिंग ऑफिसर क्या करता है? नोटिस इशू करता है ना। अब नोटिस कब तक इशू कर सकेगा? नोटिस कब तक इशू कर सकेगा? अप टू 6 months from the end of the financial year in which a return of income is furnished, ठीक है। 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है भैया, है ना। बहुत सारे इसमें असेसमेंट ईयर लिखा रहता है तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न ऑफ इनकम इज फर्निश्ड। मतलब अगर आपने 31 मार्च 21 को आपने रिटर्न, मतलब वाले फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फाइल करा, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फंडेड, मतलब 31 मार्च 20 का सपोज कर आपने रिटर्न फाइल करा 30/9/2020 को, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 20 का रिटर्न आपने फाइल करा 30/9/2020 को, तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? 30/9/2020 के बाद एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 से 6 महीने, ठीक है, ओके। नोटिस भेजा जा सकता है। अब नोटिस कैसा? अब नोटिस में क्या होगा? 143(3) में स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी में क्या रहेगा कि एक एक चीज़ें, एक एक डिटेल आपकी चेक की जाएगी। उसमें मतलब असेसिंग ऑफिसर सब चीज़ चेक करेगा। अगर आपको ऐसा हो रहा है कि लॉस कम ज़्यादा भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है लॉस, जैसे फॉर एग्जांपल लॉस है, असेसी ने क्या करा कि लॉस ज़्यादा बढ़ा के बताया, और अगर कम हो रहा है तो कम करेगा। इसमें लॉस बढ़ा भी सकता है, बिल्कुल, मतलब हर एक चीज़ डिटेल में चेक हो रही तो सब चीज़ एक्चुअल है, बस बात खत्म हो गई। तो हर चीज़ कर सकता है इसमें, ठीक है। नोटिस का सेक्शन होता है, इसमें नोटिस का सेक्शन होगा सेक्शन नंबर 143(2). स्क्रूटनी असेसमेंट का क्या, नोटिस भेजने का सेक्शन होता है 143(2). ये क्या का सेक्शन होता है? नोटिस भेजने का। और असेसमेंट का क्या सेक्शन हुआ? 143(3).
ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा सेक्शन नंबर 144। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है कि एसएससी कोऑपरेट नहीं कर रहा है ना, तो हमारे हिसाब से जो बेस्ट टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट है, बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट है वो हमने कर देंगे, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली बहुत एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दे के रखी है कि अगर ये वाले सेक्शन, ये वाली चीज़ें कंप्लाई नहीं करी तो ही आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करें। फॉर एग्जांपल अभी अपन ने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 142.1 की आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट मांगे, आपने नहीं दी। एक सेक्शन अपन ने पढ़ा था सेक्शन 142.2A, ठीक है, वो अपन ने कंप्लाई नहीं करा, ठीक है, ऑडिट के डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं करे, तो उसमें आप बेस्ट जजमेंट मतलब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अपन कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 143.2 मतलब आपने हमारे स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो ये 3 सेक्शन जो है आपने क्या करा? नॉट कंप्लाइड, मतलब आपने कंप्लाई नहीं करे, ठीक है। उसके बाद फिर और कब कर सकते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट? इसमें सेक्शन नंबर 139(1) में आपने रिटर्न फाइल नहीं करा, या फिर सेक्शन नंबर 139(4) में आपने बिलेटेड रिटर्न में फाइल नहीं करा, सेक्शन नंबर 139(1) में आपको 139(5) में आपको रिटर्न रिवाइज करना था, तो इसमें रिटर्न फाइल नहीं करे, इसमें नॉट फाइल्ड रिटर्न्स, ठीक है। तो असेसिंग ऑफिसर आफ्टर गैदरिंग relevant material और एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मतलब क्या कि असेसी को बोला जाएगा कि बताओ हम क्यों ना करें बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, है ना। रिलेवेंट मटेरियल मतलब क्या कि ना, देखिए ऐसा है कि मन से नहीं होना चाहिए, मतलब साइंटिफिक एंड रैशनल बेसिस होना चाहिए, रैशनल बेसिस होना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक एंड रैशनल बेसिस होना चाहिए, साइंटिफिक एंड रैशनल बेसिस होना चाहिए। मन से नहीं कुछ भी कि नहीं हमको लग रहा है कि होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। किसी ने बोला है, कहीं सुनी बातों पे कुछ भी नहीं, साइंटिफिक एंड रैशनल बेसिस होना चाहिए, ठीक है। तो आप बेस्ट जजमेंट, तो आप क्या कर सकते हैं? आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आप कर सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तो कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये हमारा टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट मतलब हमारे हिसाब से हो रहा है। अब ऐसा है कि फॉर एग्जांपल असेसमेंट करने के बाद असेसी का एक्चुअली रिफंड बन रहा है, तो क्या रिफंड दे सकता है क्या सेक्शन में? नहीं दे सकते, इस सेक्शन में रिफंड नहीं दे सकते। आप आए क्या? क्यों नहीं दे सकते? आप आए क्या? हम आपको बुला के थक गए, आप आए नहीं, अब हम हमारे बेनिफिट के लिए करें, तो ये क्या है? टू द बेनिफिट ऑफ द असेसी है, टू द बेनिफिट ऑफ द डिपार्टमेंट है, मतलब आपको बुला के आपका रिफंड नहीं देंगे, मतलब ये तो हम हमारे एफर्ट्स लगा रहे हैं ना। हम आपको पहले बुलाया, आप आए नहीं, आपने सेक्शन कंप्लाई नहीं करे, आपको नोटिसेस भेजे, आपने नोटिसेस कंप्लाई नहीं करे, इसलिए इसमें रिफंड वगैरह नहीं दे सकते, ठीक है। अब देखिए उसमें ऐसा है कि अब एक सेक्शन मैंने लिखा है इसमें, सेक्शन नंबर 142.1 में मैंने आपको बताया था, 142.1 में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि 142.1 होता ही है कि आप मतलब एक कागज़ भेज के एक इंटीमेशन भेज के, एक लेटर भेज के एसएससी से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। अब आपने लेटर भेजा पर एसएससी ने कंप्लाई नहीं किया, तो वापस से अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में वापस से अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 144।